Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, बाकी स्टूडेंट नहीं आने वाले अभी? सर पता नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। सो आप सभी को क्लियर होगा कि अब एमसीए 2020-21 में लेटेस्ट सिलेबस है। काफी कुछ चेंजेस और काफी कुछ अपग्रेड होने के बाद यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस अपलोड किया है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा टेक्निकली, और प्रैक्टिकल नॉलेज पर काफी एम्फेसाइज किया है। हर एक सिलेबस में प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सिलेबस बना के दिया हुआ है, राइट। सो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमें सीखने हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट कोड 619406, जो कि लेटेस्ट सब्जेक्ट है, लेटेस्ट सिलेबस है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के वो सीखेंगे। सेकेंड है टू फैमिलराइज विथ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करने में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, दैट विल नो। देन थर्ड है टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। अब जो भी कंपोनेंट होंगे जो कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, उन सभी का वर्किंग स्टाइल क्या होगा और उनकी एप्लीकेशंस क्या होगी, उसको हम कहाँ यूज करेंगे। फोर्थ एस्पेक्ट है हमारा टू फैमिलराइज विथ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। और फिर अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा फैमिलराइज होना है। पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम और अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चेंजेस है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। प्री रिक्विजिट्स में आपके पास प्रीवियसली किस चीज का नॉलेज होना चाहिए इस सिलेबस को समझने के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आपको कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मदरबोर्ड क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी इनपुट जस्ट वेट। सो प्री रिक्विजिट्स नॉलेज में आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की। आपने कंप्यूटर सिस्टम यूज किया होना चाहिए, एटलीस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाते आना चाहिए, एक्सेल फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्ट करना, और थोड़ा बहुत बाइनरी का नॉलेज कि आपके पास कोई भी डेटा प्रोसेस होता है या आप किसी भी टाइप का डेटा को कंप्यूटर में अगर फिट करना चाहते हो तो किस फॉर्मेट में कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो इसका ये प्रीरिक्विजिट है कि एटलीस्ट आपको इतना अगर नॉलेज है तो आप इस सिलेबस को अच्छे से जान पाओगे। फिर आते हैं हम कोर्स कंटेंट पर कि हमारे पास जितनी भी यूनिट्स है उन यूनिट्स में क्या क्या कंटेंट है और हमें क्या सीखने को मिलेगा। So total we have 5 number of units.
हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लॉजिक। सबसे पहला ही इन्होंने स्टार्ट किया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, उसको डिजिटल मशीन बोला जाता है। तो डिजिटल मशीन है तो डिजिटल लॉजिक पर ही काम करेगा। और डिजिटल लॉजिक कैसे तैयार होता है, कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिनसे हम लॉजिक तैयार कर सकते हैं, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। सो उस डिजिटल लॉजिक्स के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी होगी। उसके लिए हमें पहले बूलियन अलजेब्रा समझना होगा। उसके बाद हम कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। और लॉजिक गेट्स में कौन कौन से गेट्स हैं? सो एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है, नॉर और जोर। इतने गेट्स हैं जिनसे हम कोई भी एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। और लॉजिक सर्किट को हम किसी न किसी बटन के अंदर फैब्रिकेट कर देते हैं और फिर वो बटन वैसा काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप कैलकुलेटर से काम करते हो या कंप्यूटर से, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन, तो आप 2+2 करते हो तो प्लस जो ऑपरेटर है, उस प्लस ऑपरेटर के नीचे जो बटन है, जो सर्किट है, उस सर्किट को डिजाइन करने के लिए जो इक्विपमेंट लगा होगा उसको हम कहते हैं एंड गेट। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो एंड गेट लगा होगा, एडिशन करना हो तो और गेट लगा होगा, यदि आप 1 का 0 या 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो वहां पे लगा होगा नॉट गेट। तो अलग अलग तरह की सिचुएशन पर हम कुछ बाइनरी इनपुट को कैलकुलेट करेंगे। कभी हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे, कभी हम उनका एडिशन करेंगे, कभी नॉट कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो अलग अलग कंडीशन पर हम उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और फिर उनको हम रिजल्ट, उसके बेस पर रिजल्ट जनरेट करके हम स्क्रीन पर रिजल्ट को यूजर रीडेबल फॉर्मेट में देखना चाहेंगे। क्योंकि डेटा जब एंटर होता है तो यूजर उसको अल्फाबेट में देता है, अल्फा न्यूमेरिकल टर्म्स में देता है, 0 to 9 और A to Z। बट जब जैसे ही वो प्राइमरी मेमोरी में आता है तो उसका पूरा फॉर्मेट बदल जाता है, क्योंकि मशीन तो डिजिटल मशीन है। माइक किसी का ऑन हुआ है? ऑलराइट। तो यूजर जब इनपुट देता है तो अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में देगा, बट जैसे ही डिजिटल मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको टोटली एनकोड कर देगी और बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी। और फिर 0101 का जो भी कॉम्बिनेशन आपके डेटा के बेस पे तैयार होता है, वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में वोल्टेज के टर्म्स में स्टोर हो जाता है। कहीं 5 वोल्ट, कहीं 0 वोल्ट। और यहाँ जो वोल्टेज स्टोर करेगा उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और उन्हीं से मिलकर प्राइमरी मेमोरी बनी होती है। तो कई सारे कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स इनका कंस्टिट्यूएंट होता है, इनसे कंसिस्टेंट होती है प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पावर पे काम करती है। जब तक आप इलेक्ट्रिक पावर उसको देते जाओगे, कंप्यूटर सिस्टम काम करता रहेगा, आपका डेटा मॉनिटर पर दिखेगा। और अगर नहीं तो फिर डेटा क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट 1 में हम कुछ ऐसे लॉजिक सर्किट बनाना सीखेंगे जिसमें एंड ऑपरेशन होता हो, और ऑपरेशन होता हो, नॉट ऑपरेशन हो, या नैंड, नॉर और जोर। इस तरह के कुछ लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे बाइनरी बिट्स पे, और उनको परफॉर्म करने वाले सर्किट कैसे होंगे। इसमें आप कई तरह के गेट्स को ट्रुथ टेबल सीखोगे, उस गेट के ट्रुथ टेबल क्या होंगे, उसमें क्या इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ये सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। और एक प्लस का सर्किट कैसा बना होगा, माइनस का सर्किट कैसा होगा, इन्वर्ट का सर्किट कैसे होगा, ये सब आपको यूनिट 1 में जानने को मिलेगा। फिर यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल आपको आर्किटेक्चर समझना होता है कंप्यूटर का। जैसे इसके ऑर्गेनाइजेशन और इसके आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट काम करते हैं। एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या होता है, उसका क्या डायग्राम होगा, वो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंप्यूटर सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले हम डेवलप करने से पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उसके फंक्शंस, वो क्या करके देता है,
आप किस किस पर्पज से कंप्यूटर को यूज करते हो, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इंटेल 8086 आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो एक्स है वो 8086 है, एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 80 में। सबसे स्टार्टिंग के ये माइक्रो प्रोसेसर है, उसका हमें आर्किटेक्चर समझना है। फिर से किसी का माइक ऑन हुआ है? तो यूनिट 2 में हमें मेनली मदरबोर्ड में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उस माइक्रो प्रोसेसर में कितनी नंबर ऑफ पिन्स होती है, उन पिन की वर्किंग क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इन शॉर्ट हमें माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग स्टाइल समझनी है। यदि आपने माइक्रो प्रोसेसर नहीं देखा है तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके जरूर देखें माइक्रो प्रोसेसर दिखने में कैसे होता है। उसमें आपको दिखेगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है कई सारे पिन से मिलकर बना है, और वो कई सारी पिन्स अपने अपने स्लॉट में फिट होती है। जैसे सपोज माइक्रो प्रोसेसर अगर 40 पिन का बना हुआ है, 40 पिन का बना हुआ है, तो हर एक पिन के लिए एक स्लॉट अवेलेबल होगा। अगर एक भी पिन उस माइक्रो प्रोसेसर की टूट जाती है या डैमेज हो जाती है तो माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन उसका बंद हो जाता है, क्योंकि हर एक पिन पर एक फंक्शन वहां पे रहता है और उसकी प्रॉपर सॉकेटिंग होना जरूरी होता है। तो एक बार आप गूगल सर्च जरूर करना कि माइक्रो प्रोसेसर दिखने में कैसे होता है। सो आपको मेरी बात क्लियर होगी कि मैं क्यों पिन की बात कर रहा हूँ। कई सारी पिन से मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बना होता है और वो बड़ा सिक्योर मोड में वहां पे मदरबोर्ड में फिट होता है। उसके पर्टिकुलर सॉकेट होते हैं, वो प्रॉपर फिटिंग करते हैं। उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का सिंक लगा होता है, उसके ऊपर फैन लगा होता है। ये सब अरेंजमेंट हम माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर करते हैं, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होती है तो माइक्रो प्रोसेसर हीट जनरेट करता है और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम का सिंक लगा होता है ताकि उसकी हीट को कंट्रोल कर पाए। और एल्यूमिनियम भी अगर गर्म हो जाए तो फिर उसके ऊपर फैन लगा दिया जाता है। तो आपने देखा होगा मदरबोर्ड में, ऑब्जर्व किया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर हमेशा एक एल्यूमिनियम का सिंक और उसके ऊपर एक फैन ये लगा होता है जो उसकी हीट को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ यूनिट 2 में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से एक बसेस का पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन तैयार किया गया है। मदरबोर्ड से जो कनेक्शंस होते हैं, जो आप चौड़ी चौड़ी केबल्स वगैरह देखते हो, जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होकर सीधे हार्ड डिस्क में लगती है, व्हाइट कलर की है, रेड कलर की है, ब्लू कलर की है। तो अलग अलग केबल के थ्रू किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन तैयार होता है, बसेस सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि डेटा की कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग होती है। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो या कोई वीडियो गेम देख रहे हो या खेल रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, तो कंटिन्यूसली हार्ड डिस्क से डेटा प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है, और जो जो स्टेप आप खेल चुके हो वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चला जा रहा है। तो ये जो लोडिंग अनलोडिंग का काम है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। जैसे आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है, सो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करवाना है या फिर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कोई डेटा को एक्सेप्ट करना है, लेना है, या आपको डेटा पेन ड्राइव में लेना है या सीडी में लेना है या सीडी से देना है, किसी भी तरह से डेटा का जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है तो मदरबोर्ड के पास या कंप्यूटर सिस्टम के पास एक पूरा बस सिस्टम रहता है। उस बस सिस्टम में 3 अलग अलग तरह की बसेस आपको मिलेगी। डेटा बस मिलेगी, एड्रेस बस मिलेगी और कंट्रोल बस मिलेगी। इनसे मिलकर उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड होता है, बस सिस्टम डिसाइड होता है, और फिर आपका डेटा ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है पर्टिकुलर एड्रेस के साथ। सो सेकेंड यूनिट में आपको दो चीजें मेनली कंसर्न रहेगा उस पर, कि 8086 आर्किटेक्चर का टोटल फंक्शन क्या होगा, उसका डायग्राम क्या होगा, और पूरा बस सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर।
साथ ही साथ उसमें आपको मदरबोर्ड के कई सारे स्लॉट्स के बारे में जानने को मिलेगा कि आप यदि कंप्यूटर सिस्टम से यूएसबी कनेक्ट करते हो या कोई पीसीआई स्लॉट में पीसीआई कार्ड लगा देते हो, जैसे आपने कुछ नया ग्राफिक्स कार्ड लेकर आए हो और आपको एडिशनल आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी गेम खेलना चाहते हो उसकी क्लैरिटी अच्छी हो, उसका पिक्सेलाइजेशन अच्छा हो, तो आपने एक एडिशनल ग्राफिक्स कार्ड खरीदा, तो आप उसको कहाँ लगाओगे? तो अलग-अलग तरह के कार्ड आते हैं जो कि पीसीआई स्लॉट में लगते हैं। तो पीसीआई क्या है? उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? कैसे उसके अंदर कार्ड फिट होते हैं? यूएसबी कहाँ कनेक्ट होता है? पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्ट क्या है? बस इंटरकनेक्ट क्या है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? ये सब चीज़ें आपको यूनिट 2 में जानने को मिलेगी। यूनिट 3 में फिर आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू है, उसमें आपको प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन समझना होगा। उस प्रोसेसर के अंदर कितने इंटरनल रजिस्टर का सेट है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, यदि आप कोई सी की प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके प्रोग्राम के हर एक इंस्ट्रक्शन कैसे तैयार होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। सो जिसको आप प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट बोलते हो, जैसे आपने प्रिंटफ लिखा हुआ है, सो उस प्रिंटफ के बेस पर कितने इंस्ट्रक्शन तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपके प्रोग्रामिंग का एक स्टेटमेंट है, बट ये 3 इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में जब ये एंटर होगा तब। तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने को मिलेगा, सीपीयू का जो बस स्ट्रक्चर है वो समझने को मिलेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जितनी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स क्या है, कितने इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस लगे होते हैं ताकि आप इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को प्रॉपरली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाते हो, वो सब आपको जानने को मिलेगा। उसी को हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कहते हैं। इसमें 3 तरह के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट या फिर इंटरप्ट ड्रिवन और डीएमए। तो ये 3-4 तरह के हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं जिसके बेस पर हम डेटा की लोडिंग करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। फिर यूनिट 4 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इस पर काफ़ी डिटेल में हमने बात भी की है, कुछ एडिशनल हमने लेक्चर रखे हुए थे 3+3+3, और आई होप तुम आप लोगों ने 9 लेक्चर अटेंड किए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक्स आइडिया लग चुका होगा, उसकी सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में आइडिया लग चुका होगा, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी ऐसे कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कंपाइलर्स है जो सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते रन करते हैं, इंटरप्रीटर है जो जावा के प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लिंकर्स है जो आपके प्रोग्राम में लिंकिंग करते हैं, कुछ लोडर प्रोग्राम्स हैं जो आपके प्रोग्राम के साथ लोड होते हैं और उनको एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, और कुछ क्रॉस कंपाइलर्स जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रन होते हैं। यहाँ पे हमें टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों को समझना होगा। फिर स्टार्ट होती है हमारी यूनिट 5th, जिसमें कंप्यूटर की टोटल मेमोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी सिस्टम, द मेमोरी हायरार्की, इसमें हम कैश मेमोरी, एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, इतना हम इसमें सीखेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारी 5 यूनिट है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में। बुक जो आपको ऑनलाइन सर्च करनी है वो रहेगी विलियम स्टेलिंग की। जो टेक्स्ट बुक है वो है विलियम स्टेलिंग। ये बुक आपको सर्च करनी है नेट पर, यदि आपको पीडीएफ वर्जन मिल जाता है तो वेल एंड गुड।
और रेफरेंस बुक में आपको सर्च करनी है मॉरिस मेनो। सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है विलियम स्टाइलिंग एंड मॉरिस मेनो। एक टेक्स्ट बुक है और एक है रेफरेंस बुक। तो इसमें काफी अच्छा आपको डिजिटल लॉजिक, उसके कंपोनेंट, लॉजिक गेट्स, माइक्रो प्रोसेसर और मॉरिस मेनो में आपको ये सब मिल जाएगा। और जो विलियम स्टाइलिंग है उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें काफी अच्छी मिलेगी। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा सिलेबस का कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कोर्स कंटेंट यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लॉजिक। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा की सबसे पहले, फिर हम लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करेंगे। सो बुलियन अलजेब्रा, यहाँ पे जो बुलियन है उसका मीनिंग होता है या तो जीरो या तो वन। बुलियन वेरिएबल्स भी होते हैं, बुलियन इक्वेशंस भी होती है, बुलियन अलजेब्रा भी होता है और बुलियन फंक्शन भी होते हैं। तो सभी में अगर कोई बुलियन वर्ड एसोसिएट है तो उसका मीनिंग है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बुलियन वेरिएबल की, जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मशीन है तो डिजिटल मशीन या तो जीरो या तो वन इस पर ही काम करती है। और जीरो वन पर काम करते इसका मतलब जीरो का इसके पास कुछ मीनिंग होगा और वन का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। और इट मे बी नोटेड लाइक वन और जीरो, वेयर वन रिप्रेजेंट ट्रू एंड जीरो रिप्रेजेंट फॉल्स। तो बुलियन का सबसे पहले आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यदि हमारे डिजिटल मशीन है तो डिजिटल का मतलब ही होता है जीरो वन का कॉम्बिनेशन। वो इनपुट को जीरो वन के कॉम्बिनेशन में ही एक्सेप्ट करेगा और जीरो वन के कॉम्बिनेशन में ही प्रोसेस करेगा, क्योंकि वो मशीन ही डिजिटल मशीन है। So Boolean variables either be true or false. It may be noted like 1 or 0. 1 represent true and 0 represent false. Definition based on Boolean algebra. Boolean algebra के बेस पर यदि हम इसको डेफिनेशन बनाएं कि Boolean expression क्या होती है, तो Boolean expression is a sequence of zeros, ones and literals separated by Boolean operators. This expression returns the Boolean value true, false or null. एग्जाम्पल से आप समझो a प्लस बी होल ब्रैकेट ग्रेटर देन सी। यहाँ पे जो लिटरल्स हैं वो है ए बी और सी। लिटरल्स एक्चुअली सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कुछ अल्फाबेट यूज होते हैं एज अ वेरिएबल। आप डिक्लेयर करते हो इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सम, ये सब उसमें लिटरल्स कहलाते हैं। और यहाँ पर कुछ आप क्या यूज कर रहे हैं, बुलियन ऑपरेटर, क्योंकि ग्रेटर देन की जो कंडीशन है वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी।
तो कुछ ऑपरेटर को बुलियन ऑपरेटर कहा जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन के बेस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट होता है, या तो रिजल्ट जनरेट होगा या तो नहीं होगा। अगर बुलियन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करता है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट होगा। और अगर बुलियन ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स करता है, दैट इज जीरो, इसका मतलब कुछ भी आंसर जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन को हम 0-1 का सीक्वेंस मान सकते हैं। ए और बी और सी को जो लिटरल्स है उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अगर नहीं करते हो तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट जरूर होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग बाइनरी से ही होगी कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी में। सो बुलियन एक्सप्रेशन कुछ जीरो वंस और लिटरल का सीक्वेंस होता है जो कि किसी बुलियन ऑपरेटर से सेपरेट होता है। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ग्रेटर देन सी। सो ये बुलियन लिटरल्स बुलियन ऑपरेटर से सेपरेटेड है। इस तरह के एक्सप्रेशन को कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशन। सो बुलियन एक्सप्रेशन की सिंपल डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे कुछ लिटरल्स गिवन हो, 0-1 का कॉम्बिनेशंस का कुछ डेटा अवेलेबल हो, या कोई लिटरल्स अवेलेबल हो, इनमें से कोई एक अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ कोई बुलियन ऑपरेटर लगा होगा। बुलियन ऑपरेटर दोनों लिटरल्स को या 0-1 कॉम्बिनेशन को सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी ग्रेटर देन सी, सी अलग है और a प्लस बी अलग है। इन दोनों के बीच में कुछ कंडीशन चेक होगी। अगर a प्लस बी का सम c से बड़ा है तो बुलियन ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। सपोज हम वैल्यू लेते हैं ए की वैल्यू लेते हैं 2, बी की वैल्यू लेते हैं 2 और सी की वैल्यू लेते हैं सपोज 10। तो 2 + 2 4, 4 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स। इन दैट केस बुलियन ऑपरेटर दैट इज ग्रेटर देन विल रिटर्न फॉल्स, और ये फॉल्स उसको जीरो के टर्म्स में रिटर्न करेगा। जीरो रिटर्न होकर एक स्टैक में मेंटेन हो जाएगा, और स्टैक से वो जीरो को देखा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। यदि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहां पे जो कंपाइलर होगा वो उस स्टैक की वैल्यू देखेगा और फिर अपना जनरेट करेगा आंसर कि फॉल्स के केस में क्या करना है और ट्रू के केस में क्या करना है। तो अगर उसे स्टैक में जीरो मिलता है तो कुछ स्टेटमेंट अगर प्रिंट कराने हैं, जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट होगा, अदरवाइज केवल जीरो प्रिंट होकर आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये कहलाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। सर नल होगा सेकंड तो है बुलियन फंक्शन। सर हाँ सर बोलो। नल होगा तो जीरो प्रिंट होगा ना। हेलो। नल के केस में नल के केस में ये रहता है कि आप कुछ भी उसके अंदर प्रिंट नहीं करवा सकते। नल जो है केवल एक स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट बताता है। हाँ, मतलब नल प्रिंट होगा तो जीरो डिस्प्ले होगा या फिर कोई ब्लैंक डिस्प्ले होगा। ब्लैंक डिस्प्ले होगा, ओके। क्योंकि नल किसी भी कंपाइलर के लिए एक इंडिकेशन है कि उसे स्ट्रिंग को फिनिश करना है। अगर उसको वो कैरेक्टर मिल जाता है, वो कैरेक्टर जो नल कैरेक्टर है वो /n है, /0 है, सॉरी, सी प्रोग्रामिंग में। सो अगर वो कैरेक्टर उसे मिल जाता है, इसका मतलब है कि उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स खत्म हो चुके हैं। और अगर आप नल कैरेक्टर नहीं भी एंटर करते हो तो भी कंपाइलर अपनी साइड से नल कैरेक्टर इनपुट कर देता है आपके कैरेक्टर के अरे के अंदर। सो नल को डिफाइन करना तब जरूरी होता है जब आप चाहते हो कि आपके लॉजिक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। जो चीजें जिस वैल्यू से इनिशियलाइज होनी चाहिए आप उसको प्री डिफाइन पहले से कर देते हो, ताकि बीच में कहीं भी लूप फंसे ना। इसलिए आप उसको 0-1 या नल से प्री डिफाइन कर देते हो, पहले से आप उसको इनिशियलाइज कर देते हो। इसलिए नल की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जीरो का काम नल कर सकता था या नल का काम जीरो कर सकता था, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफॉल्ट वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट नल की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है। यदि आप कुछ भी प्रिंट ना करो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो प्रिंट करेगा, क्योंकि जीरो का अपना एक मीनिंग है। हेलो राइट। सर। सो सेकंड है आप। हाँ बोलो। हाँ सर,
जैसे कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है, वो उसका इक्वेशन है a+b > c। हाँ तो अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 रखे तो उसका 3 आएगा सम। ओके। हाँ, और c की भी वैल्यू में भी 3 हो तो 3 > 3, तो सर उसमें क्या होगा? 0 रिटर्न होगा। 3 > 3 नहीं है, वो तो इक्वल है। अच्छा, ओके सर। और अगर आपको इक्वल भी चेक कराना है तो ग्रेटर देन इक्वल, आपको ये 2 बूलियन ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। ओके सर। तो यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर को समझना क्या जरूरी है, उसमें समझने वाली बात ये है कि उनका जो रिजल्ट है या तो ट्रू जनरेट हो रहा है या तो फॉल्स। और ये जो ट्रू और फॉल्स जनरेशन है ये किसी न किसी लिटरल्स की वैल्यू के बेस पर जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए और बी और सी है, यहाँ पे ये लिटरल्स है जिसको आप ऑपरेंड भी बोल सकते हो या वेरिएबल भी बोल सकते हो। वेरिएबल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। सो 2 वेरिएबल्स का जो सम है उसको हम तीसरे वेरिएबल से चेक करवा रहे हैं, क्या उनका सम ग्रेटर है या उनका सम लेस देन है या उनका सम इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो इनका रिजल्ट यस और नो में निकलेगा। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आप सी प्रोग्रामिंग में या अपने माइंड से भी बना सकते हो कि क्या इसका रिजल्ट यस में है या नो में है। तो यस और नो के रिजल्ट वाले ऑपरेटर्स को हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं और वही बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर यूज होता है। तो अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन आप बनाते हो या आपके प्रोग्रामिंग की कोई भी स्टेटमेंट बूलियन एक्सप्रेशन बनाती है, सो उस केस में जो रिजल्ट जनरेट होगा वो बूलियन वेरिएबल के जैसे जनरेट होगा, या तो वो 0 जनरेट करेगा या 1 जनरेट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये पता होना जरूरी होता है कि बूलियन एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती है, उसका रिजल्ट किस तरह से जनरेट होगा। 0 अगर जनरेट होता है उसका रिजल्ट तो उसका मीनिंग क्या है, 1 अगर जनरेट होता है तो उसका मीनिंग क्या है। राइट। अब होता है सेकंड बूलियन फंक्शन। Boolean function is a specific Boolean expression. Generally, Boolean function is represented by capital alphabet with a possible subscript. यहाँ पे Boolean expression से ही मिलकर Boolean function बनता है, बट यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पर आप कैपिटल अल्फाबेट को यूज करते हो। और ये एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है या कौन कौन से वेरिएबल्स है जिनके आपस में सम हो रहा है। तो उसको हम एक पर्टिकुलर फंक्शन से और एक सब स्क्रिप्ट से मेंशन कर देते, जैसे एफ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस सी। यहाँ पे केवल हमें ये बुलियन फंक्शन इतनी डिटेल देता है कि एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स में एक टर्म है ए बी और दूसरी टर्म है सी। इसमें ए और बी का जो भी वैल्यू होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट जो भी लॉजिक सर्किट करे उस लॉजिक सर्किट के बेस पर इसके ऊपर डॉट ऑपरेटर परफॉर्म हो जाएगा। ए के इनपुट बी के इनपुट का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और फिर सी वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उनको उसके रिजल्ट के साथ ऐड कर देना है। तो ये हमें बताता है बूलियन फंक्शन, जो कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा और एक सब स्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट होगा। सो एफ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस सी, ये एक बूलियन फंक्शन बनता है। बूलियन वेरिएबल्स पे अभी हमने बात करी कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। Boolean variable is a variable that takes value in some Boolean domain, और Boolean domain में केवल 3 ही वैल्यू होती है, 0, 1 और नल। नल भी ज्यादा इसमें यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें हम कभी भी किसी कंडीशन का रिजल्ट नल नहीं आता। तो Boolean वेरिएबल्स के डोमेन में मोस्टली जो ज्यादा यूज होती है वो होती है 0 और 1, ये 2 वैल्यू। तो रिजल्ट या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। So Boolean domain is a set consisting of exactly 2 elements whose interpretation include false and true. तो Boolean domain में 2 ही तरह की वैल्यू रहती है, उसके 2 ही एलिमेंट है, या तो 0 या तो 1,
और दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है, जो समझने का तरीका है, वो या तो फॉल्स है या तो ट्रू होगा। Boolean variables can be used to hold the integer values 0 or 1. The Boolean variables are generally represented as upper and lower case alphabet. और यदि हमें इसको वेरिएबल के फॉर्मेट में या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर कराना है तो आपको कैपिटल में लिखना होगा। यदि आप किसी कंडीशन को या किसी वेरिएबल को स्टार्टिंग से ट्रू रखना चाहते हो तो आप उसको कैपिटल लेटर से लिखें, TRUE। या फिर आपको फॉल्स रखना है तो आप FALSE, या आपको नल रखना हो तो NULL। नल डिफॉल्ट रहता है, यदि आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो कंपाइलर अपने तरीके से कर देता है, अपने आप कर देता है डिफॉल्ट। कंटेंट constant of type boolean which must be initialized to the value true, false and null। इन तीनों में से किसी एक से उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करना होगा, यह कहलाता है बूलियन कांस्टेंट। बूलियन अलजेब्रा की जो नोटेशंस है वो 0 और 1 की नोटेशंस होती है। सबसे पहले ये कहलाते हैं बूलियन कांस्टेंट। यदि 0 है इसका मीनिंग है फॉल्स, अगर 1 है तो इसका मीनिंग है ट्रू। बूलियन वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जिनके पास या तो ट्रू या फॉल्स इसका रिजल्ट आने वाला है, और ये जो कैरेक्टर होते हैं ये हमेशा लोअर केस और अपर केस में हो सकते हैं। जैसे आप बूलियन वेरिएबल सपोज फ्लैग, मोस्टली हम लोग फ्लैग यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो आप उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूशन करवाओगे, और फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूशन कराओगे। दोनों ही केस में दोनों की बॉडी अलग अलग होगी। ऐसे वेरिएबल्स को हम बूलियन वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसको आप कैपिटल में भी मेंटेन कर सकते हो और स्मॉल में भी मेंटेन कर सकते हो। मींस फ्लैग जो बूलियन टाइप का डिक्लेयर होगा उसको आप कैपिटल भी ले सकते हैं और स्मॉल भी ले सकते हैं। फ्लैग की स्पेलिंग आप स्मॉल में भी दे सकते हैं, कैपिटल में भी दे सकते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका टाइप बूलियन होना जरूरी होगा। थर्ड होता है सिंबल ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पे इक्वल सिंबल है जो रिलेशन बताता है वेरिएबल्स के बीच में कि ये इक्वल है या नहीं। डॉट साइन ये बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में लॉजिक प्रोडक्ट हो रहा है, लॉजिकल प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। इसमें बाइनरी के लॉजिक ऑपरेटर को आपको लगाना होगा। बाइनरी वैल्यू पर जो डॉट ऑपरेटर परफॉर्म होता है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से परफॉर्म होगा। वो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, इसी को हम कहते हैं डॉट साइन। प्लस साइन यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज के बीच में आपको सम परफॉर्म करना होता है। और ओवरलाइन ये बताता है कि उस वैल्यू को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, उसको इन्वर्ट करना है। अगर मैं 0 दूं तो उसको 1 करना है, 1 अगर इनपुट दूं तो उसे 0 करना है। सो ये 6 कंपोनेंट है, नोटेशंस है जो बूलियन अलजेब्रा में यूज होती है मोस्टली। सो बूलियन कांस्टेंट, बूलियन वेरिएबल, सिंबल ऑफ इक्वलिटी, डॉट साइन, प्लस साइन, ओवरलाइन। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बाइनरी लॉजिक ऑपरेशंस की। सो लॉजिकल ऑपरेशंस जो रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में जनरेट करें। ऐसे 3 तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ये आप मोस्टली सबसे ज्यादा यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। यहीं से इनका सब स्टार्टिंग हुआ था, ओरिजिनेट हमारी सी प्रोग्रामिंग है, जहां से लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का सबसे ज्यादा यूज होना स्टार्ट हुआ था। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इसके जो सिंबल होते हैं वो प्रोग्रामिंग टर्म्स में अलग है, बट इनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जिस गेट के थ्रू होता है उसका सिंबल और उसका ट्रूथ टेबल का रिप्रेजेंटेशन अलग है। सो लॉजिकल एंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल एंड। उसका यदि हम ट्रूथ टेबल देखें, उसके ट्रूथ टेबल में हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं, ए, बी और वाई। यहाँ पे ए और बी उस
गेट के इनपुट है और y जो है वो है आउटपुट। ए और बी क्योंकि दो इनपुट है, सो दो इनपुट के बेस पर जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है इनपुट के कॉम्बिनेशंस की, वो होती है 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है तो हमारे पास 4 इनपुट होंगे। यदि हमारे पास एक वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 की पावर 3 के बेस पर इनपुट के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें वो सीखना होगा कि इन वेरिएबल के बेस पर हम 0-1 का कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें। तो उसका एक ट्रिक्स होता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि ट्रुथ टेबल आप आसानी से बनाना स्टार्ट करें। तो अगर इनपुट साइज n की वैल्यू अगर 1 है तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस 2 की पावर 1 दैट इज 2 ये होगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। अगर n इक्वल टू सपोज 2 है, और n इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है, a और b ये दो इनपुट है, सो n इक्वल टू हुआ 2, सो टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 दैट इज 4। सो आपके पास ट्रूथ टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज एज अ इनपुट कंसीडर की जाएगी, वो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से अगर n की पावर सपोज 3 है, सपोज n इक्वल टू 3 है, तो टोटल इनपुट के कॉम्बिनेशंस 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। अब आपको आइडिया लग गया होगा। n इक्वल टू 4 अगर इनपुट है तो 4 वेरिएबल्स होने चाहिए a b c d। उसका जो पूरा बाइनरी का सीक्वेंस बनेगा जिसको हम कंप्लीट ट्रूथ टेबल कहने वाले हैं, उसका टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 4 दैट इज 16 टोटल कॉम्बिनेशंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अब इन बेस पर हमें ट्रूथ टेबल तैयार करना है, तो कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के बेस पे करते हैं, तो 2 की पावर 1 इनपुट होगा। तो हम इस तरह से टेबल बनाते हैं। टेबल में दो पोर्शन रखते हैं क्योंकि इनपुट एक ही होगा और आउटपुट भी एक ही होगा। अब इनपुट में एक है, n इक्वल टू 1, तो टोटल इनपुट के कॉम्बिनेशंस 2 होंगे। या तो इनपुट में 0 जाएगा या तो इनपुट में 1। आउटपुट कुछ भी आ सकता, 0 के केस में क्या आएगा और 1 के केस में क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा किस लॉजिक गेट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो जिस लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट होता है, उस लॉजिक गेट के जो भी फंक्शन होंगे उसके बेस पे y मेंटेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉट गेट की बात करें, तो नॉट गेट में जो भी हम इनपुट देते हैं उसका इन्वर्ट हो जाता है। तो जो आउटपुट y आएगा, 0 का आंसर आएगा 1 और 1 का आंसर आएगा 0। ये है नॉट गेट का सिंबल। इस तरह से नॉट गेट होता है। यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट देखते हैं। तो अगर x में 0 है तो y में आएगा 1, अगर x में 1 है तो y में आएगा 0। तो ये है n इक्वल टू 1, दैट मीन्स अगर एक सिंगल वेरिएबल है, एक सिंगल इनपुट है, तो उस बेस पर बाइनरी के कितने सीक्वेंस तैयार होंगे और उस पर हम किस तरह से आउटपुट जनरेट करेंगे। अगर सपोज n इक्वल टू 1 है, सपोज n इक्वल टू सपोज 2 है, तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो 4 के केस में अब हमें बनाना होगा ट्रूथ टेबल। n इक्वल टू 2 है तो आपको यहाँ पे वेरिएबल लेने होंगे, दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल के साथ साथ आपको लेना होगा एक आउटपुट y। दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अब हमारे पास टोटल 4 रोज आने वाली है। 4 रोज का कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, तो आपको 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, फिर एक बार 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, एक बार 0, एक बार 1। तो ये हो गई आपकी 4 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास n इक्वल टू 2 है और n यहाँ पे बताते हैं वेरिएबल्स, ये है हमारे वेरिएबल्स, और टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे 4,
उन 4 का कॉम्बिनेशन का तरीका रहेगा 0011 0101 और फिर y में क्या आउटपुट आएगा डिपेंड करता है कि कौन सा लॉजिक गेट हम यूज कर रहे हैं। यदि एंड गेट है तो उसके हिसाब से दोनों बाइनरी में प्रोडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर और गेट है तो दोनों बाइनरी के अंदर एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जॉर गेट है तो उस बेस पे उसका ऑपरेशन होगा, एक्स नॉर है तो उस बेस पे उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। सपोज हमारे पास 3 इनपुट हो, अगर हमारे पास 3 इनपुट हो ए बी सी, तो 3 इनपुट के बेस पर हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे और एक आउटपुट जनरेट होगा। तो 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या तरीका होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा ए में 4 बार 0, 4 बार 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 एंड सो ऑन। ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक्स है जिससे आप 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल अप टू n वेरिएबल्स के लिए एक ट्रुथ टेबल कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। और ये ट्रुथ टेबल बनाना बहुत जरूरी है जिससे हमें पता चलता है कि ए और बी और सी में क्या क्या इनपुट अगर हम देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा। अगर ए में 0 है, बी में 0 है, सी में 0 है, तीनों में अगर 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये हमें ट्रुथ टेबल से पता चलता है। इसलिए सबसे पहले ट्रुथ टेबल को कंसिस्ट करना आना चाहिए, उसे डिजाइन करना आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 4 वेरिएबल्स है तो हमें क्या करना होगा। 4 वेरिएबल्स होंगे तो 2 की पावर 4 दैट इज 16 कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। और 16 कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले ए मेंटेन करना है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ए के अंदर आपको 16 रोज बनानी है तो आपको 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम 1 लिखना होगा। फिर बी में आपको 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। सी के अंदर फिर 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, इस तरह से लिखना होगा सी में। और डी में 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, इस तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। और फिर हम ऑपरेशन करने स्टार्ट करते हैं कि हमने किस लॉजिक गेट्स के लिए ये ट्रुथ टेबल बनाया है। हम उस लॉजिक गेट्स के जो भी ऑपरेशंस है उसका जो तरीका है कि उन बाइनरी बिट्स में क्या होता है उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे y के अंदर। तो इस तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था ट्रुथ टेबल का तरीका क्या है। तो पहला जो हमारा लॉजिक गेट है वो है लॉजिक एंड। तो चलो एंड गेट को हम डिजाइन करते हैं। आज हम केवल एक ही गेट सीखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लॉजिकल एंड गेट। एंड गेट का सिंबल होता है, एक वर्टिकल लाइन खींचो और एक कैपिटल डी बना दो। उसके 2 टर्मिनल सेट करो, एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, जहां से आप इनपुट दोगे। इन टर्मिनल को वेरिएबल के थ्रू नॉमिनक्लेट कर दो ए और बी। सो एंड गेट यहाँ पे आप कैपिटल में लिख सकते हैं एंड। ये एंड गेट है, उसका सिंबल है, उसके 2 टर्मिनल है ए और बी। जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हम ए और बी टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। उन वोल्टेज के बेस पर हमारे पास एक आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम यहाँ से ऐसा कनेक्ट करते हैं टर्मिनल पे और Y पर हम उसके आउटपुट को रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है लॉजिकल एंड। अब ये हमें क्या परफॉर्म करके देगा डिपेंड करता है ए और बी पर क्या क्या इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए पर 0 है और बी पर 0 है तो एंड गेट का काम क्या होता है, 0 और 0 का मल्टीप्लाई करना। सो आंसर y में क्या आएगा, 0। इसी तरह से अगर 0 में a में हम 0 देते हैं, b में हम सपोज 1 देते हैं, आप क्योंकि 2 वेरिएबल है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं या 1 1 हो सकते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन है जो कि 2 इनपुट के बेस पे सेट होते हैं।
तो हमने 0 0 दिया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। यदि हम 0 1 देते हैं तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर 0 आएगा, तो आंसर फिर से 0 आया। अगर हम फिर से हम 1 0 यदि देते हैं, 1 में ए में हमने 1 दिया, बी में हमने 0 दिया। 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट अप्लाई करना, 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट अप्लाई करना। तो यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है या जो एंड का जो सिंबल है, एक्चुअली में ये रहता है एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, राइट। और इनके इनपुट को और आउटपुट को, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज यूज किए जाते हैं। तो इनपुट में यदि हमें 1 देना है, इसका मतलब है कि वहां पे हमने 5 वोल्टेज अप्लाई कर दिया उस पर्टिकुलर टर्मिनल में जो ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, और बी में हमने 0 वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो ये जो ट्रांजिस्टर है जिसको हम एंड गेट कहते हैं, उस एंड गेट में 5 वोल्ट स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिंपल ट्रांजिस्टर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टोर कर सकती है। तो इसके अंदर 1 वोल्ट स्टोर हो जाएगा और 0 वोल्ट स्टोर होगा। तो 1 0 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 0। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उसका आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह से लास्ट वाला जो है कि अगर हम ए और बी में 1 1 दे देते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 1 1 वाला। तो अगर हम ए में 1 देते हैं, बी में 1 देते हैं, तो जो एंड गेट है वहां पे क्या आंसर रिजल्ट स्टोर होगा, क्या आंसर स्टोर होगा? सो 1 into 1 का आंसर होता है 1। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर में 5 वोल्ट ऑक्युपाई हो जाएगा। सो आपके पास वाई में आंसर आता है 1। तो जो ट्रांजिस्टर है वो 5 वोल्ट से सेट हो जाता है। तो ये है एंड गेट, इसका ट्रुथ टेबल, इसका लॉजिक डायग्राम और इसकी फंक्शनिंग, किस तरह से एंड गेट परफॉर्म होता है, राइट। तो आगे के लेक्चर में हम और भी जो लॉजिक गेट्स है उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इनपुट्स हम सप्लाई करेंगे, आउटपुट को चेक करेंगे। तो हमारे पास कई सारे गेट्स हैं, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, नॉट है, एक्स और है, एक्स नॉट है, ठीक है, नैंड है, नॉर है। ऐसे हमारे पास टोटल 6 अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स हैं जिनके ट्रुथ टेबल्स अलग है, लॉजिकल सिंबल अलग है और इनका आउटपुट भी थोड़ा अलग अलग रहेगा। सो 1 बाय 1 हम देखेंगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा कि ये लॉजिक गेट्स किस तरह से डिजाइन हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर, हमारा सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और इस सिलेबस को कंप्लीट करने पर हमें किस तरह से एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज हमारे पास आने वाला है, उसका इंटरनल वर्किंग क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता होगा, उसका सोचने का स्टाइल, डेटा को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल, वो सब आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं सेशन ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। डाउट तो नहीं है सर कुछ। ओके, किसी को भी डाउट नहीं है? टोटल 13 स्टूडेंट्स। सर हाँ, कोई इश्यू नहीं है सर। अच्छा, कोई इश्यू नहीं है। समझ आ गया फर्स्ट लेक्चर अच्छे से? यस सर। हाँ यस सर। ऑल राइट, ठीक है, तो मैं सेशन क्लोज करता हूँ।